हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है नागरिकता के संबंध में TH मार्शल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, नागरिकता के संबंध में TH मार्शल के विचार क्या थे, इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे को बहुत खुशी देता है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए, नागरिकता के संबंध में TH मार्शल क्या कहते हैं, उनसे पहले हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं कि नागरिक कौन होते हैं। तो नागरिकता वर्तमान आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज अगर हम बात करें विश्व के देशों में व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक है, और जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है उससे उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। साधारणतः किसी राज्य की सदस्यता ही नागरिक कहलाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है और उसे वहाँ के अधिकार मिले, यानी कह सकते हैं कि किसी भी राज्य या देश में किसी व्यक्ति को सदस्यता मिली गई है, वहाँ रहने की अनुमति मिल गई, तो एक तरह से वो उस देश का नागरिक कहलाता है। परंतु वर्तमान आधुनिक युग में नागरिकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। नागरिकता वास्तव में कानून के द्वारा प्रदान की गई उस क्षमता और हैसियत को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य को उस देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और उस देश में वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां बिना किसी भेदभाव के करता है। परंतु अधिकार मनुष्य को तभी प्राप्त होंगे जब वे अपने कर्तव्य का पालन करेगा। यानी किसी देश में अगर व्यक्ति को अधिकार, स्वतंत्रता चाहिए, तो उस देश की सरकार ने उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा है। तो अगर वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे नागरिकता और नागरिकता के कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नागरिकता में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं, जो इस प्रकार है। अगर हम बात करें नागरिकों को क्या क्या तत्व हैं, जैसे कि किसी विशेष राज्य की सदस्यता। अगर नागरिकता का मतलब पहला तत्व यह है कि किसी व्यक्ति को किसी देश की, राज्य की या देश या राज्य की सदस्यता प्राप्त होगी तो वो नागरिक है। राज्य की ओर से विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं तो वो नागरिक है। राज्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का पालन और दायित्व का पालन करता है तो उस देश का वो नागरिक है। तो ये थे नागरिकता के कर्तव्य। अब बात करते हैं नागरिकता के प्रकार के बारे में। तो अगर हम वास्तव में देखें, नागरिकता के दो प्रकार होते हैं। नागरिक कितने प्रकार का होता है? दो बच्चों। एक होता है जन्मजात नागरिकता, एक है राज्यकृत। यानी जन्मजात नागरिकता वह नागरिकता होती है जब किसी व्यक्ति को उसके जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोग देश में रहते हैं, भारत में, और भारत में हमारी पैदाइश यहीं की मिली है, तो हमारा जन्मजात नागरिकता है। हमारे पूर्वज यहाँ रहते हैं और उनसे हम पैदा हुए और हम इसी देश में पैदा हुए हैं, यानी जन्म हुआ है, तो हम जन्मजात नागरिक इसी देश में, तो हमें किसी से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा है राज्यकृत नागरिकता। राज्यकृत नागरिकता ऐसा होता है कि जब राज्य हमें कुछ संविधान के अनुसार कुछ नियमों का पालन करके जब नागरिकता प्रदान करता है, यानी राज्य के द्वारा दी गई नागरिकता राज्यकृत नागरिकता कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है। या तो रक्त संबंधी होती है, अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है और उसके माँ बाप जो हैं वो इंडिया के हैं, तो उस बच्चे को रक्त संबंधी, यानी उनके माँ बाप के द्वारा इंडिया में उसे नागरिकता मिल जाएगी, या वो जन्म स्थान की नागरिकता ले सकता है, यानी अमेरिका की। तो रक्त संबंधी नागरिकता, जिसे रक्त के आधार पर, यानी उनके माँ बाप जहाँ के होते हैं वहाँ पर नागरिकता मिलती है, जबकि दूसरा जहाँ उसका जन्म हुआ है, जन्म स्थान संबंधी नागरिकता कहलाती है। तो ये नागरिकता दो प्रकार की थी। चलिए बात करते हैं TH मार्शल के अनुसार नागरिकता का अर्थ होता क्या है। मार्शल के अनुसार नागरिकता का अर्थ है कि किसी भी सामाजिक समुदाय की संपूर्ण सदस्यता को ही नागरिकता कहते हैं। तो आज आपको पता ही है, विश्व में बहुत देश हैं और देश के अंदर विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होता है। और वो नागरिक होने के नाते से उस देश में जब उसे नागरिकता मिलती है तो उस देश के किसी समुदाय का भी सदस्य होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो, किसी का वटेवर, कुछ भी हो सकता है। अगर वो किसी देश के समुदाय का सदस्य है तो वो नागरिक है। और जब किसी व्यक्ति को किसी समुदाय की संपूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे समान कानून और कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, तो इसे ही हम देश का नागरिक मानेंगे। अब बात करते हैं TH मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत क्या है। TH मार्शल के नागरिकता का सिद्धांत आधुनिक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर प्रतिपादित किया गया। तो TH मार्शल ने जो नागरिकता का सिद्धांत दिया वो आधुनिक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर दिया। TH मार्शल की पुस्तक सिटीजनशिप और सोशल क्लास, यानी नागरिकता व सामाजिक वर्ग में
नागरिकता की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया। तो इसकी जो है पुस्तक थी नागरिकता व सामाजिक वर्ग में नागरिकता की उत्पत्ति का इसने विस्तृत वर्णन किया और नागरिकता पर अपने विचार प्रकट करे। अतः टी.एच. मार्शल का विचार था कि जैसे जैसे समाज में पूंजीवाद विकसित हुआ, यानी पूंजीवाद समाज में विकसित हुआ, वैसे वैसे वर्ग बने और ये वर्ग ही नागरिकता बन गए। तो बच्चों यहाँ पर छोटी सी बात है समझने वाली, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है जैसे जैसे पूंजीवाद समाज में विकसित हुआ वैसे ही वर्ग बन गए और वर्ग ही नागरिकता के रहे। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम प्राचीन काल के अंदर देखें तो ना तो कोई राज्य था ना कोई, जब आदिम साम्यवादी युग में, प्रारंभ युग में, जब शक्तिशाली वर्ग ने आर्थिक शक्तियों को अपने हाथ में कर लिया, यानी सारे संसाधनों पर जब अपना अधिकार जमा लिया, उस संसाधनों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योग स्थापित करे। जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित करें, यहाँ पर ना तो कोई सीमा है ना राज्य है, तो इससे बहुत सारे जो शक्तिशाली वर्ग थे उन्होंने अपने अपने उद्योग स्थापित करे, तो उन्होंने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि उनके एक दूसरे के हित टकराने लगे, यानी बाजार कम पड़ने लगे। अब मैं पूंजीपति, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी पूंजीपति है, तो बाजार एक है, तो हमारे हित टकराए, तो यानी हम पूंजीवाद का जन्म हो गया। अब इन पूंजीवाद ने क्या काम करा, यार इससे तो हमारे हित टकरा रहे हैं, यार तू भी पूंजीपति, तू भी, मैं भी, हम व्यापार कहाँ करें। तो ऐसे में क्या करा, इन पूंजीपतियों ने अपनी सीमा बांध दी। प्रत्येक पूंजीपति ने समझौता किया और ये कहता है भाई ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया, तू अपने एरिया में अपना काम कर, तू अपने एरिया में, तू अपने में। इस तरह से ये वर्ग बन गए। अब जो व्यक्ति जिस पूंजीपति वर्ग में चला गया वो उसकी सदस्यता उसे मिल गई, अब वो अपने पूंजीपति के वर्ग में ही रहने लगा, उसे वहाँ की नागरिकता मिल गई और प्रत्येक वर्ग के अंदर अलग अलग अधिकार और स्वतंत्रता का जन्म हुआ। और प्रत्येक वर्ग यानी पूंजीपतियों ने जो सीमाएं बांधी, उस सीमा जो थी बाद में राज्य बन गए और ये सीमा ही राज्य की सीमा कहलाई और उस सीमा में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो वहाँ के नागरिक बन गए। इस तरह से अलग अलग वर्ग से देश का जन्म हो गया और इस देश के जन्म से ही नागरिकता का जन्म हो गया और प्रत्येक वर्ग यानी राज्य में अलग अलग अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त होगी और सभी वर्ग में अलग अलग प्रकार के अधिकारों का विकास हुआ। टी.एच. मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है पूंजीवाद के कारण राज्य का जन्म। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे समाज में पूंजीवाद का जन्म हुआ, उन पूंजीपति वर्ग ने अपनी सीमाओं को बांधा, यानी प्रत्येक वर्ग बन गए और वर्ग में जो जो आया वो सीमा बन गई, सीमा से राज्य बन गया और राज्य से नागरिक बन गया। तो पूंजीवाद के कारण इन्होंने राज्य का जन्म बताया है। तो मार्शल के अनुसार राज्य का जन्म पूंजीवाद के जन्म के साथ हुआ। उसके अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ वैसे ही वर्गों में अलग अलग राज्य का निर्माण हो गया। तो दूसरा है, तो बच्चों आइए आपको समझ में आ गया होगा पूंजीवाद के कारण राज्य का जन्म कैसे हुआ, सीमा बताई थी मैंने अभी, उसके बारे में आप लिख देना। दूसरा है नागरिकता द्वारा वर्ग संघर्ष। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता के द्वारा वर्ग संघर्ष का अंत होगा। नागरिकता के कारण सभी को एक समान अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होंगे। समानता के कारण समानता का तो अंत नहीं हुआ परंतु असमानता के कारण घृणा को कम किया गया। तो टी.एच. मार्शल का ये कहना था कि जब नागरिकता द्वारा वर्ग संघर्ष किया जा सके, जब व्यक्ति इस वर्ग से संतुष्ट नहीं होगा, अगर उसे इस वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग में जाना है तो दूसरे वर्ग के कुछ नियम उसे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो उस नियमों को फॉलो कर देता है तो वहाँ की सदस्यता लेनी। ये नागरिकता का सिलसिला जब तक चलेगा जब तक मनुष्य अपनी नागरिकता से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। आज देखते हो ना, सब सारे पूंजीपति कि एक देश का नागरिक तो पूंजीपति है, वो इस देश को छोड़ के, जब भारत के बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो बाहर के देशों की सदस्यता ले ली क्योंकि उन्हें इंडिया पसंद नहीं आया तो वहाँ बाहर के देशों में चले गए। सोसाइटी के आधार पर उनके पास पैसा था तो वहाँ की नागरिकता, क्योंकि वो सेटिस्फाई इंडिया में नहीं हुए, वो सेटिस्फाई हुए बाहर के देशों में। इसलिए नागरिकता द्वारा वर्ग संघर्ष का अंत, यानी जब सबको नागरिकता मिल जाएगी और सभी लोग अपनी नागरिकता लेकर अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपना विकास कर लेंगे तो इससे समझ लो वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, यानी वर्गों के अंदर संघर्ष खत्म और नागरिकता जो व्यक्ति होगा वो अपने अधिकारों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी सेटिस्फाई कर लेगा। तो नेक्स्ट है नागरिकता का विकास। तो टी.एच. मार्शल का ये मानना था कि नागरिकता का विकास कुछ अधिकारों के कारण हुआ है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ने राज्य इसलिए बनाया क्योंकि उसे नागरिक और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त चाहिए थे। जब व्यक्ति किसी वर्ग या किसी राज्य का जब नागरिक बन गया तो उसे नागरिक अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार यानी वोट देने का अधिकार और सरकार बनाने का अधिकार और समाज के सारे जो निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सारे अधिकार प्राप्त हो गए। यानी मनुष्य ने जो नागरिकता का विकास जो हुआ है वो नागरिक और सामाजिक राजनीतिक अधिकार के कारण हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व।
तो टी.एच. मार्शल का ये मानना था कि जो मनुष्य के जो कुछ कर्तव्य और दायित्व भी हैं, इसे पूरा करना जरूरी है। तो अधिकारों के साथ साथ नागरिकता कर्तव्य और कानूनों से भी संबंधित है। तो टी.एच. मार्शल का ये कहना था कि व्यक्ति को अधिकार स्वतंत्रता तो मिलनी है, तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य और दायित्व भी है। इसलिए मार्शल ने नागरिकता को अधिकारों के साथ साथ कानून और कर्तव्य से जोड़ने का प्रयास किया और मनुष्य को अपने अधिकारों और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। तो ये टी.एच. मार्शल के सिद्धांत थे, बहुत अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं टी.एच. मार्शल के सिद्धांत की आलोचना। आपने देखा कि टी.एच. मार्शल कहता है कि जब प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य में रहकर नागरिकता मिल जाएगी, अधिकार मिल जाएंगे और अधिकार का विकास रेखिए एक के बाद एक अधिकार, जब व्यक्ति किसी वर्ग का नागरिक बन जाता है तो एक के बाद एक अधिकार उसे प्राप्त हो जाएंगे। मगर वास्तव में इसे एंथनी गिडेंस ने स्वीकार नहीं किया। यानी टी.एच. मार्शल का जो सिद्धांत अधिकारों का विकास रेखीय, यानी मनुष्य को एक के बाद एक अधिकार मिलते हैं, लेकिन ये अधिकार इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया एंथनी गिडेंस ने, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि एक के बाद दूसरा अधिकार नागरिकों को दिया जाए। यानी व्यक्ति को जो अधिकार है वो जो शुरू में मिल गए संविधान ने दे दे, वो अधिकार लास्ट तक रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक अधिकार राज्य देता रहेगा नागरिकों को। तो दूसरा था अधिकारों के संबंध में राज्य इतना उदार नहीं है। मार्शल के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में उदार है और राज्य बहुत आसानी से नागरिकों को एक के बाद दूसरे मांगों को स्वीकार कर लेता है, परंतु एंथनी गिडेंस ने इसके स्वीकार नहीं किया। यानी एंथनी गिडेंस ने इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया। इनका मानना था कि राज्य अधिकारों के संबंध में इतना उदार नहीं है, क्योंकि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नागरिक समय समय पर संघर्ष करता रहता है और वो संघर्ष होता है हमारा आंदोलन। समझे। अब नेक्स्ट है अधिकारों का विकास, यानी अधिकारों का निरंतर विकास नहीं हो रहा है। तो टी.एच. मार्शल का मानना ये था कि जो अधिकार है उनका विकास नहीं हो रहा, क्योंकि टी.एच. मार्शल का मानना था कि अधिकारों का विकास निरंतर होता जा रहा है, मगर एंथनी गिडेंस ने इस बात को स्वीकार नहीं करा। इनका मानना था कि अधिकारों का निरंतर विकास नहीं होता, जो अधिकार जो पहले मिले हैं वही अधिकार आपको मिले और नेक्स्ट अधिकारों के लिए संघर्ष होगा। टी.एच. मार्शल कहता है अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य या वर्ग की अगर सदस्यता मिल गई है तो उसके संघर्ष का समाप्त हो जाएगा। मैंने बोला ना नागरिकता के द्वारा वर्ग संघर्ष का अंत, मगर वास्तव में एंथनी गिडेंस ने ये बोला कि कभी भी संघर्ष समाप्त नहीं होता। मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। आज व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार से आज सेटिस्फाई हो जाएगा। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, लोगों की आवश्यकता बदलेगी तो लोग फिर अधिकार संघर्ष करेंगे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। आप देखते हो ना समय समय पर आंदोलन होते हैं, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी किसान आंदोलन, कभी एनआरसी, ये सारे जो आंदोलन। यानी एंथनी गिडेंस ने बोला कि अधिकारों के लिए संघर्ष चलता रहता है। आज अधिकार मिला, फिर दूसरे अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हम संघर्ष करेंगे, फिर तीसरे अधिकार की आवश्यकता पड़ेगी, फिर संघर्ष। यानी अधिकारों के लिए संघर्ष आवश्यक है और बिना संघर्ष के आपको अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ये एंथनी गिडेंस ने बोला। और एक बात मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जो टी.एच. मार्शल थे उन्होंने पूंजीवाद का समर्थन करा और जो टी.एच. मार्शल थे उनके जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो एंथनी गिडेंस है। तो याद रखना टी.एच. मार्शल की जो आलोचना की है वो एंथनी गिडेंस ने करी है और एंथनी गिडेंस इस तरह से टी.एच. मार्शल के पीछे पड़ गए थे, जैसे कहते नहीं है कि दुश्मन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। तो जैसे उदारवाद ने मार्क्सवाद की और मार्क्सवाद ने उदारवाद की आलोचना करी है, ठीक उसी प्रकार से टी.एच. मार्शल की जो आलोचना एंथनी गिडेंस ने करी थी। इसलिए सारी आलोचना जो है एंथनी गिडेंस के नाम पर आप लिखना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।